जय हिंद दोस्तों। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह बीएसएससी इंटर लेवल का जो परीक्षा हुआ था प्रथम इंटर लेवल का उसका प्रैक्टिस सेट लाया हूं दोस्तों। और यह परीक्षा 8/12/2018 को हुई थी। द्वितीय पाली का ये हुआ था। इससे पहले फर्स्ट पाली भी मैं करवा चुका हूँ और 3 वीडियो और अपलोड है दोस्तों प्रैक्टिस सेट का। और उसका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट के तौर पर 3 वीडियो और अपलोड है। आप जाकर के इस चैनल में के प्ले स्टोर में देख सकते हैं, वहाँ सारी वीडियो अपलोड है। और यदि आप लोग नहीं देखें दोस्तों तो देख लें। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रीवियस ईयर जो पूछा गया था 8/12/2018 को, उस प्रीवियस ईयर प्रश्न का पहला प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। आज इसमें क्या दिया गया है? फर्स्ट प्रश्न इसमें दिया गया है कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? जो बिहार में होम रूल लीग हुई थी उसकी अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो जिस समय जो होम रूल लीग की हुई थी तब 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी। और जबकि बिहार में होम रूल लीग के जो अध्यक्षता किए थे या स्थापना किए थे मजरूल हक ने किए थे। इन्होंने मौलाना मजरूल हक की अध्यक्षता में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, यदि इसमें आप लोग से पूछ लिया जाए कि होम रूल लीग की जो शुरुआत हुई थी कौन से बादशाह के शासनकाल में शुरुआत हुई थी, तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो होम रूल लीग आंदोलन जो शुरुआत हुई थी जेम्स फोर्ड के समय में हुई थी। जेम्स फोर्ड के समय में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी। और जेम्स फोर्ड का कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक था दोस्तों। ठीक है, तो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। यदि हम देखें होम रूल लीग के बारे में तो आयरलैंड के रेडमंड हिलेरी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। और तिलक ने पुणे में 1916 में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किए थे, एनी बेसेंट ने। और ठीक है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी हम लोग रखते हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरूल हक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर। 2 में दिया गया है कि राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान यदि देखें हम लोग तो कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 24 जून 1981 को हुई थी। 1981 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1981 में, 24 जून 1981 में राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और इसकी इसकी कहाँ मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 3rd नंबर प्रश्न की ओर। 3rd में दिया गया है मोरक्को की राजधानी क्या है? ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं मोरक्को की राजधानी क्या है। तो मोरक्को की राजधानी जो है आपको मोरक्को की राजधानी क्या है ये प्रश्न पूछा है। तो मोरक्को की राजधानी रबात है। क्या है? रबात। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि देखें दोस्तों मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। यदि आपसे मोरक्को की मुद्रा पूछ लिया जाए तो मोरक्को की मुद्रा क्या है? दिरहम है। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। मोरक्को एक अफ्रीकी देश है। कौन सी देश है? अफ्रीकी देश है। ठीक है, डाकर देखें, डकार है जो सेनेगल की राजधानी है। सेनेगल की राजधानी क्या है? डकार है। और सेनेगल की मुद्रा फ्रैंक है। यह भी एक अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया 4 नंबर प्रश्न में सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 किसने जीती थी? तो 2017 किसने जीती सुपर सीरीज कोरिया ओपन? यदि हम इसे देखें 2017 की बात कहा गया है तो 2017 में उस समय एग्जाम हुआ था, उसको जीतने वाली कौन थी? पीवी सिंधु थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वो पीवी सिंधु ने जीती थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें दिया गया 12वीं G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुई थी? उस समय जो 12वीं G20 सम्मेलन हुआ था जो कहाँ संपन्न हुई थी? तो यह जो संपन्न हुई थी आपको 12वीं G20 सम्मेलन हैम्बर्ग में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है?
बिहार का कौन सा नृत्य है कि उसी तरह गुजरात की गरबा नृत्य भी हुआ करती है। तो बिहार के जुमारी नृत्य है और गुजरात के गरबा नृत्य है, दोनों एक ही शैली के नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर या एक ही समानता रखती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जुमारी नृत्य, बिहार का जुमारी नृत्य और वहाँ की गरबा नृत्य एक ही शैली की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था? तो चना का उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है? वो है आपको मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश चना उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 1 नंबर प्रश्न। स्थानीय पवन बुरान बहती है, तो स्थानीय पवन बुरान कहाँ बहती है? ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यदि हम देखें स्थानीय पवन बुरान है जो आपको ईरान में बहती है। बुरान कहाँ बहती है? ईरान में बहती है। स्थानीय पवन बुरान ईरान में एवं कजाकिस्तान में चलने वाली शीतल प्रचंड पवन है, ठंडी हवा की प्रचंड पवन है जो उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर चलती है। अब भारत में शीतल एवं उत्तरी मैदानी भागों में ठंडी हवाओं को शीतलहरी कहते हैं। वहां पर क्या कहते हैं? ईरान या कजाकिस्तान में उसे बुरान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसमें हम देखें, यदि इसमें फ्रांस की राजधानी देखें दोस्तों, तो क्या है फ्रांस की राजधानी? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस, यहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। ठीक है, यदि हम इसमें ईरान के बारे में देखें, तो ईरान के बारे में देखेंगे तो ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ की मुद्रा क्या है ईरान की? तो ईरान की मुद्रा यदि देखें हम तो रियाल है। ईरान की मुद्रा रियाल है, राजधानी तेहरान है। स्पेन के बारे में देखें दोस्तों, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और यहाँ की मुद्रा पेसेटा है। स्पेन की मुद्रा क्या कहते हैं? पेसेटा और इसकी राजधानी मैड्रिड है। ठीक है, और स्विट्जरलैंड देखें, स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न है और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी वर्न और इसकी मुद्रा फ्रैंक है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमाल्ड मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमाल्ड मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना आधारित थी वो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमाल्ड मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमाल्ड मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। हेराल्ड डोमाल्ड मॉडल पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि इसका कार्यकाल देखें दोस्तों, ये तो कितना 51 से लेकर 56 तक था पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी था 56 से 61 तक, फिर तीसरी 61 से 66 तक और चौथी 66 से 71 नहीं था, ये गलत हो जाएगा। चौथी जो था आपको 69 से लेकर 74 तक था, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमाल्ड मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर प्रश्न में। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब किसने लिखी है? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक लिखे हैं। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। महात्मा गांधी ने कुछ और पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों, या पत्रिकाएं लिखी हैं, जैसे यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हिंद स्वराज, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रूथ, ये सारे महात्मा गांधी का है। यदि हम देखें जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक की क्या है? तो इनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये प्रमुख पुस्तकें हैं किनकी? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है दोस्तों, यदि हम एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक तो नई पुस्तकों में आ जाएगी। इंडिया 2020 उन्हीं का पुस्तक का है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण की पुस्तक का क्या नाम है? तो प्रिजन डायरी जयप्रकाश ने लिखा है। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? जयप्रकाश है। तो ऑप्शन क्या होगा? प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। महात्मा गांधी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक लेखक है। नेक्स्ट को चलते हैं, मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता है? तो मान बुकर पुरस्कार 2017 जो जीतने वाले कौन है? वो है आपको जॉर्ज सॉन्डर्स। नेक्स्ट को चलते हैं, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान 2017 से सम्मानित किए जाने वाले कौन है? ममता कालिया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ये ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट को चलते हैं, ग्रेट बैरियर लेक कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर लेक के बारे में कहा गया, रीफ के बारे में, कहाँ स्थित है ग्रेट बैरियर लेक? तो ऑप्शन नंबर बी कनाडा
ऑप्शन नंबर बी कनाडा में ग्रेट बेयर लेक स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ग्रेट बेयर लेक कहाँ है? तो कनाडा में है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। आगे क्यों चलते, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर कनाडा में ग्रेट बेयर लेक है दोस्तों। ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है? कनाडा में स्थित है। कनाडा में ग्रेट बेयर लेक है। कनाडा की राजधानी देखें तो ओटावा है। कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है ये कनाडा, ओटावा है इसकी राजधानी ओटावा, और इसकी जो मुद्रा है कनाडा की डॉलर है। इसकी मुद्रा डॉलर है। ये देखिए यूएसए, यूएसए भी उत्तरी अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, और इसकी मुद्रा भी डॉलर है। बोल्विया को देखें, बोल्विया एक दक्षिणी अमेरिकी राज्य है। बोल्विया एक दक्षिणी अमेरिकी देश है। बोल्विया की राजधानी लपाजा है। लपाजा बोल्विया की राजधानी है दोस्तों, और यहाँ की मुद्रा बोलिवियानो है, बोलिवियानो। वेनेजुएला देखते हैं, वेनेजुएला भी दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र है, दक्षिणी अमेरिकी राज्य है वेनेजुएला भी, और इसकी राजधानी काराकस है। इसकी राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की काराकस, और मुद्रा बोलीवर है। इसकी मुद्रा क्या है? बोलीवर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है कनाडा। 14 नंबर प्रश्न में, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश ने जीता है? तो अंडर 17 फीफा विश्व कप जो 17 में हुआ था, इसकी विजेता कौन थी? तो इसकी विजेता आपको भारत में हुआ था, और इसकी विजेता इंग्लैंड में था। विजेता कौन था? इंग्लैंड, और वो विजेता स्पेन था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, विजेता इंग्लैंड है। इंग्लैंड, इंग्लैंड की राजधानी देखें तो इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? आपको लंदन में, ठीक है, लंदन। और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा पौंड है, पौंड इसकी मुद्रा है, ठीक है। यदि इसमें जर्मनी को देखें दोस्तों, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो बर्लिन है, और इसकी मुद्रा ड्यूसमार्क है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इसकी मुद्रा क्या है? ड्यूसमार्क। जर्मनी के मुद्रा को ड्यूसमार्क कहते हैं, ठीक है। हम लोग यदि इसमें स्पेन के बारे में देखें, जो हम लोग देख चुके हैं, मैड्रिड है राजधानी, और इसकी स्पेन की मुद्रा क्या है? मैड्रिड, सॉरी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, और इसकी मुद्रा पेसिटा है। स्पेन की मुद्रा पेसिटा है। स्पेन की मुद्रा क्या है? पेसिटा, ठीक है। और हम लोग ब्राजील के बारे में देखते हैं, तो ब्राजील, ब्राजील है, ब्राजील एक दक्षिणी क्या है? दक्षिणी अमेरिकी राज्य है। ब्राजील कौन सा है? दक्षिणी अमेरिकी राज्य है, और इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया, और मुद्रा रियल है। इसकी मुद्रा क्या है? रियल, ठीक है दोस्तों। तो हमसे पूछा क्या था? फीफा जो 2017 में हुआ था वो कौन जीता था? इंग्लैंड ने, अंडर 17 का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 से 15 की ओर, 15 नंबर प्रश्न की ओर। हर घर बिजली, हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? तो नवंबर 2016 में किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 16 में, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक लेखक कौन है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस शीर्षक पुस्तक लेखक किरण देसाई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इस पुस्तक लेखक कौन है? किरण देसाई। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग। आंतरीय भारतीय संविधान, ये गलत लिखा हुआ है, भारतीय संविधान लिखा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधों के संबंधित है? धार्मिक मामलों के प्रबंधों के बारे में कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 26 है, जो धार्मिक मामलों के प्रबंधों के बारे में संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 26 है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। यदि मौलिक अधिकार के बारे में देखें तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, अब 6 हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो धार्मिक मामलों का प्रबंध होता है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत आता है। यदि और भी अनुच्छेद के बारे में देखें दोस्तों, अनुच्छेद 27 के बारे में यदि हम देखें तो अनुच्छेद 27 में दिया गया है, क्या है अनुच्छेद 27 में? तो अनुच्छेद 27 में है आपको धार्मिक संपोषण के लिए, अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन है, और अनुच्छेद 27 में धार्मिक संपोषण है। क्या है? धार्मिक संपोषण, ठीक है। अनुच्छेद 28 में क्या है? तो अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म की शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 25 में क्या कहता है दोस्तों? लेख 25 में कहता है धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता एवं सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 25 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। ये सारे क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में यदि कहा जाए तो मौलिक अधिकार 6 है। कौन कौन है? मौलिक अधिकार जो है 6 है। और कितने भाग में रखा गया मौलिक अधिकार को? तो भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार को दोस्तों, और अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। और मौलिक अधिकार 6 कौन कौन सा है? समानता का अधिकार,
अनुच्छेद 14 से 18 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। और ये सारे प्रश्न नंबर 17 में जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दिए हुए हैं दोस्तों 25 से 28 के बीच, ठीक है। और उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 के बीच, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के बीच। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार भारतीय संविधान पढ़ना चाहते हैं, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर आपको भारतीय संविधान के नाम से पूरी बुक का चैप्टर वाइज वीडियो उपलब्ध मिल जाएगी दोस्तों। वहां पर आपको पूरे संविधान का बुक मिलेगा, उसमें आपको घटना चक्र बुक में जो भी प्रीवियस ईयर बुक प्रश्न छापे हुए हैं, घटना चक्र बुक में जो भी दिए हुए हैं, उस सारे प्रश्न को मैं कवर करवाया हूँ। आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। उसी प्रकार भारतीय हिस्ट्री का भी तीनों हिस्ट्री, मॉडर्न, प्राचीन एवं मध्यकालीन हिस्ट्री का, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में मैं अपलोड कर चुका हूँ। तीनों का अलग प्ले लिस्ट है। यदि आप लोग उसे नहीं देखें जाकर देख लें और उसका लाभ उठाएं दोस्तों। और मुझे विश्वास है यदि आप उसे देखेंगे तो आप जो प्रैक्टिस सेट करते हैं उसमें आपको 8 से 10 नंबर बढ़ने की गुंजाइश है, और जरूर बढ़ेगी दोस्तों। यदि आप इसको देख लेंगे अच्छे से और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप जरूर से जरूर 10 से 12 नंबर बढ़ने की गुंजाइश होगी जीके जीएस में। तो आप लोग देखें दोस्तों, और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया क्या, 18 में दिया गया है एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है। तो इसका मुख्य विषय है 24x7 विद्युत आपूर्ति करना। 24x7 विद्युत आपूर्ति करना इसकी मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। सभी के लिए 24x7 पावर सुनिश्चित करना। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 19 नंबर प्रश्न में, बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो बिहार में मुखिया है जो अपना त्यागपत्र किसे, तो बिहार में मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो यह है अपना जिला पंचायत राज अधिकारी को। मुखिया है जो अपना त्यागपत्र पंचायती राज अधिकारी को सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पंचायती राज अधिकारी जो होते हैं उन्हें सौंपता है अपना त्यागपत्र। नेक्स्ट चलते हैं 20 में, वर्ष 2017-18 में वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या था। तो उस समय भारत का स्थान 40वां था। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर प्रश्न में, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अरविंद अडिगा है पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है क्या, बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है। तो बिहार में जल मंदिर के बारे में पूछा है। तो बिहार में जो जल मंदिर है पावापुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। जैन धर्म से संबंधित ये मंदिर कहाँ है, पावापुरी में। नेक्स्ट को चलते हैं 23 में, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है कहाँ, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान देखे जो आपको देहरादून में स्थित है, भारतीय वन्यजीव संस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, देहरादून में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 24 में, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो कौन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इन चार में से उस समय कौन नहीं था। तो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी यदि हम देखें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तृणमूल कांग्रेस जो थी, तृणमूल कांग्रेस भारतीय मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं था दोस्तों उस समय, ठीक है। लेकिन इस समय वर्तमान समय में तृणमूल पार्टी है जो मान्यता प्राप्त पार्टी है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है उस समय के अनुसार, लेकिन इस समय के अनुसार ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें दिया गया 25वां प्रश्न, पुस्तक आईन सिकंदरी के लेखक कौन है। तो पुस्तक आईन सिकंदरी के लेखक अमीर खुसरो है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अमीर खुसरो पुस्तक आईन सिकंदरी के लेखक है, ठीक है। अमीर खुसरो है जो आईन सिकंदरी के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 26 में, जिस प्रकार अरावली अवशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक संबंधित है। शिवालिक एक किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक एक बलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अरावली अवशिष्ट पर्वत है, शिवालिक बलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया वर्ष 2017 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता 2017 में रनर वाइस बेरिस तथा किप थॉर्नर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 28 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो था किस समय लागू हुआ था, तो यह अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। गंभीरा लोक नृत्य, गंभीरा नृत्य संबंधित है। गंभीरा नृत्य कहाँ कौन से राज्य से संबंधित है? गंभीरा नृत्य है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पश्चिम बंगाल से गंभीरा नृत्य संबंधित है दोस्तों। यदि हम इसमें देखें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में देखें तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो आपको कौन है? ममता बनर्जी हैं और वहाँ के राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। ठीक है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या देखें दोस्तों 294 है और लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। ठीक है। यदि हम इसमें कर्नाटक के बारे में देखें, कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इसकी जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत है और सिद्धारमैया वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में विधान परिषद भी है दोस्तों, तो कर्नाटक में विधान परिषद की संख्या 75 है। वैसे भारत में कुल 6 विधान परिषद है, 6 राज्य है जहाँ विधान परिषद है, जिसमें से एक कर्नाटक भी है। इसमें विधान परिषद की संख्या 75 है और विधानसभा की संख्या कितना है कर्नाटक में? 224 है विधानसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है कर्नाटक में। केरल के देखें, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और इसकी जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 140 है, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। केरल में उड़ीसा को देखते हैं दोस्तों। उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है। उड़ीसा में एक नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनके बारे में आप लोग बताइएगा। और यदि हम देखें उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर हुआ और इसकी विधानसभा सीटों की संख्या 147 है, लोकसभा सीटों की संख्या 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। उड़ीसा के एक राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 1936 में दिया गया था। रघुवर दास वहाँ के राज्यपाल है। ठीक है। और अभी वहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है इसके बारे में आप लोग, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी है दोस्तों। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कौन? मोहन चरण मांझी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल में है। 30 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जेमू ग्लेशियर है जो भारत के कौन से राज्य में है जेमू ग्लेशियर? तो यह आपको मिलेगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यदि सिक्किम के बारे में देखें दोस्तों, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है और इसकी जो स्थापना हुई थी सिक्किम की वर्ष 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 16 मई 1975 को। और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं प्रेम सिंह तमांग और लक्ष्मणाचार्य वहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या 32 है जो सबसे कम है सिक्किम में। ठीक है। और यदि लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है। जम्मू कश्मीर को देखते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर की जो सीटों की संख्या कितना है? 90 है विधानसभा में। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है। जम्मू कश्मीर को एक राज्य के रूप में था जिसे पुनर्गठन करके उसे 1919 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है। वहाँ के राज्य उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यदि इसमें देखें हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और अभी वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ल वहाँ के राज्यपाल हैं। और हिमाचल प्रदेश को वर्ष 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, लोकसभा सीटों की संख्या 4 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है हिमाचल प्रदेश में। यदि उत्तराखंड के बारे में देखें दोस्तों, तो उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा 2000 में दिया गया था। 2000 में उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड को दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को राज्य का दर्जा दिया गया था और इसके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। और यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो 70 है, राज्यसभा सीटों की संख्या इसमें कितना 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 5 है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न में। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन है इनमें से? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण इसमें से कौन है? तो ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 31 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 32 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण कहाँ स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। कब? 2010 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है महिला एकल विमल्डन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती है? महिला एकल विमल्डन चैंपियनशिप 2017 देखें तो 2017 की विजेता कौन है? 2017 में इसकी विजेता आपको गर्बिना मुरुगुजा है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 34 में देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वर्ष 1957 में हुआ था। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। यदि हम देखें बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में, और इसने अपनी रिपोर्ट 1958 में पेश की थी। और यह किससे संबंधित था? पंचायती राज से संबंधित था। पंचायती राज से संबंधित था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज भारत में लागू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 37 में भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देखें तो वो कौन है? वो है आपको छत्तीसगढ़। उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़, भंडारण में सबसे बड़ा राज्य झारखंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, छत्तीसगढ़ भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य। यदि छत्तीसगढ़ के बारे में देखें, छत्तीसगढ़ की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। और छत्तीसगढ़ में यदि छत्तीसगढ़ की राजधानी को देखें तो रायपुर है। और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। ठीक है, और वीवी हरिचंद्रन वहाँ के राज्यपाल हैं। और विष्णुदेव सहाय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय हैं। ठीक है, यदि हम उड़ीसा के बारे में देखें तो उड़ीसा हमने देख चुका है दोस्तों, उड़ीसा को हम लोग नहीं देखेंगे, झारखंड को देख लेंगे हम लोग। झारखंड की भी स्थापना हुई थी 2000 में, 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई थी। और चंपई सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीपी राधाकृष्णन वहाँ के राज्यपाल हैं। यदि हम देखें वहाँ के जो झारखंड के जो ये हुए, झारखंड के विधानसभा सीटों की संख्या हुआ जो आपको 21 है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। ठीक है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश को देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और मध्य प्रदेश में मंगू भाई छक्कन भाई पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। ठीक है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, लोकसभा सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, छत्तीसगढ़। भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है? तो मूल रूप से प्रवाल द्वीप कौन सी है? तो मूल रूप से प्रवाल द्वीप आपको बोरा बोरा द्वीप होगा जो मूल रूप से प्रवाल द्वीप है। बोरा बोरा द्वीप मूल रूप से प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, बोरा बोरा द्वीप है जो मूल रूप से प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 में मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो मिजोरम को मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। एक ट्रिक मैंने क्या बताया था? अमीगो। तो अ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम और गो से गोवा, ये 3 राज्य को वर्ष 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया था। कब? वर्ष 1987 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, मिजोरम वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी आइजोल है। और हरिबाबू कंभनपति यहाँ के राज्यपाल हैं और लाल दुमुहुआ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, 1975 में देखें तो 1975 में आपको सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 1972 में भी 3 राज्यों को दर्जा दिया गया था। उसमें माँ मैत्री मैंने बताया था आपको। 1972 में 3 राज्य कौन थे? माँ मैत्री, माँ से मेघालय, माँ से मणिपुर, मे से मेघालय, मे से मेघालय और 30 से त्रिपुरा, ये तीनों को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। और 1987 में मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को और गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आगे 38 नंबर प्रश्न दिया गया दोस्तों, महलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 39 में, राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से हुई है? राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान से हुई है? तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत काली हांडी उड़ीसा से हुई। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, काली हांडी उड़ीसा से। सरस्वती सम्मान 2016 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2016 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो महाबलेश्वर सैल को दिया गया था। 41 को चलते हैं, भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है। नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो पूरा किया गया था वो किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इल्तुतमिश ने कुतुब निर्माण का कार्य पूरा किया था। यदि इल्तुतमिश को देखें दोस्तों तो इल्तुतमिश सल्तनत काल का दूसरा शासक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल में ये गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश बनता है, इल्तुतमिश। ठीक है,
उससे पहले इसका कार्यकाल देखें तो कब से कब 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक, और इसका कार्यकाल देखें 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। ठीक है, फिर उसके बाद सल्तनत काल का सबसे यदि महत्वपूर्ण शासक कहें तो बलबन था, सबसे महत्वपूर्ण शासक बलबन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आगे क्यों चलते हैं दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है। 43 में बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये अपना त्यागपत्र किसे देगा? तो अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के प्रमुख को देगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, पंचायत समिति का प्रमुख को देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 में, कौन सी धारा गर्म प्राकृतिक की है? गर्म प्राकृतिक की कौन सी धारा है? तो उस धारा का नाम बताइए। गर्म प्राकृतिक की धारा कौन है? तो वो है रेनेल धारा है जो गर्म प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, रेनेल धारा गर्म प्राकृतिक है। नेक्स्ट चलते हैं 45 में, अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद है जो किससे संबंधित है? अंतर्राज्यीय परिषद, तो अंतर्राज्यीय परिषद है जो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 15 अगस्त 2011 को। 15 अगस्त 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 15 अगस्त 2011 को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लाल किला का निर्माण है जो आपको किसके शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में लाल किला का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, शाहजहां जो था जहांगीर का पुत्र था दोस्तों। ठीक है, और इसके समय में क्या निर्माण था? लाल किले का निर्माण था। और भी महत्वपूर्ण महलों का निर्माण इसके समय में हुई थी। ठीक है, और देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं 48 में, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू किया है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, डलहौजी है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नामक नीति को लागू किया था, डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि इसमें डलहौजी के बारे में देखें दोस्तों, डलहौजी का कार्यकाल देखें तो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक के बीच था डलहौजी जी का कार्यकाल। और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापकगत का नीति सिद्धांत या हड़प नीति लागू किया था डलहौजी ने। और इसके तहत सबसे पहला राज्य कौन था? सतारा था। हड़पने की नीति में सबसे पहला राज्य सतारा था 1848 में, फिर जयपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, और सबसे अंतिम में अवध 1856 में डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत हड़पा गया था। डलहौजी के समय में तोपखाना खोला गया था मेरठ में। सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ खोला गया था? शिमला में खोला गया था डलहौजी के समय में। डलहौजी के समय में 1853 में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 1853 में डलहौजी के समय में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। और डलहौजी के समय में और भी महत्वपूर्ण काम है, तो डलहौजी के समय में आपको 1854 में डाक टिकट का प्रचलन किया गया था और प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा तक लाई गई थी डलहौजी के समय में ही। और सबसे महत्वपूर्ण काम चार्ल्स वुड डिस्पैच जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, 1854 में वुड डिस्पैच आया था डलहौजी के समय में। ठीक है, डलहौजी के समय में। ठीक है दोस्तों, तो इतनी जानकारी डलहौजी के बारे में देखें। यदि हम लोग देखें इसमें लॉर्ड कैनिंग के बारे में, कैनिंग जो है, कैनिंग डलहौजी के बाद कैनिंग को बनाया गया था। ठीक, कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, कैनिंग थे। और इसके बाद 1857 की क्रांति के समय में भी गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग ही थे। 1857 क्रांति के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। ठीक है, और कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना 1858 में। कैनिंग के समय भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई थी 1860 में। कैनिंग के समय में भारतीय दंड संहिता लागू हुआ था 1860 में। ठीक है, कैनिंग के समय में। और कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। यदि और भी देखें 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कैनिंग के समय में विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में। इंडियन हाई कोर्ट की एक्ट 1861 के द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जबकि 1861 के तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, कैनिंग के समय में
कार्यकाल के बारे में मैंने बताया हूँ दोस्तों। तो ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक थे जो या विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी से 1828 से 35 के समय में विलियम बेंटिंक का समय था। 1828 से कब तक? 35 तक। ठीक है, 35 तक, 1828 से 35 तक विलियम बेंटिंक का कार्यकाल था। और यह जो था सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था दोस्तों। सती प्रथा का अंत किसके समय में होता? विलियम बेंटिंक के समय में। ठागी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। अंग्रेजों की शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम लाया था 1935 में विलियम बेंटिंक। ठीक, तो विलियम बेंटिंक के बारे में हम लोग देख लिए। विलियम बेंटिंक, सती प्रथा का इसी के समय अंत हुआ था। ठगी प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत हुआ था विलियम बेंटिंक के समय में, और कर्नल सीमन के नेतृत्व में हुआ था। अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम था 1835 में लाया गया था, वो विलियम बेंटिंक के समय में लाया गया था। सरकारी सेवा में भेदभाव का अंत भी विलियम बेंटिंक के समय में किया गया था। हेस्टिंग के समय के बारे में देखें दोस्तों। हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 23 तक हेस्टिंग का कार्यकाल था। और जो संगौली का संधि हुआ था हेस्टिंग के समय में हुआ था। हेस्टिंग के समय में संगौली का संधि हुआ था। पिंडारियों का दमन भी हेस्टिंग के समय में हुआ था, पिंडारियों का दमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर लॉर्ड डलहौजी है, जो गवर्नर जनरल कौन थे? डॉक्टर ऑफ लाइफ, तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 49 में एशिया पुरुष हॉकी कप 2013 किसने जीता है? तो एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता है एशिया का? तो वो जीतने वाला कौन था? उसकी विजेता है भारत। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट में दिया गया है, भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में जो रजत क्रांति है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अंडा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अंडा क्रांति से संबंधित है रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अंडा क्रांति से। नेक्स्ट को चलते हैं, बीएसई ग्रीनएक्स कब शुरू किया गया? बीएसई ग्रीनएक्स है जो वर्ष 2012 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 22 फरवरी 2012 में। 52 में चलते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कहाँ से लिया गया है? तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जो आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यदि पूछेगा तो कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। यदि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया करें, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का है, किससे? विधि द्वारा स्थापित, वो कानून है, विधि है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान के संविधान से लिया गया। और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से संसदात्मक प्रणाली भी लिया गया दोस्तों। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक और कानून के समक्ष समानता, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये सारे चीज ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यदि हम देखें दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा में के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया अफ्रीका के संविधान से। और संवैधानिक संशोधन का अधिकार भी अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम प्रस्तावना की भाषा लिए हम लोग कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिए हैं। संवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। केंद्र व राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 53 में, चंद्रमा के पृथ्वी को औसत दूरी क्या है? चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? ये प्रश्न पूछा है। तो इसकी औसत दूरी चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 54 में, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो बिहार की उस महिला का नाम बताइए जो आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। तो आशा सहाय थे, जो आशा सहाय इंडियन आर्मी में शामिल हुए थे। इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल होने वाले कौन थे? आशा सहाय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है जो आपको छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। इन सभी के बारे में हम लोग पीछे पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है अर्जेंटीना क्या है? छत्तीसगढ़ में अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी है? अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में पूछा गया है। तो 56 में आंसर है अनुदैर्घ्य तरंग है जो भूकंप तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंप तरंग अनुदैर्घ्य तरंग के
रूप में आता है दोस्तों। भूकंप तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें दिया गया है। उसके बाद मैथ है, हम लोग कुछ कुछ के देखेंगे इसमें। 60 में मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? मेटल ऑफ होप है जो यूरेनियम को कहते हैं। मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। 61 नंबर प्रश्न में क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इसमें दिया गया है वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है? तो वायु प्रदूषण का जो सूचक है वो कौन है? वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन है, जिसे काई भी कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी प्रकार जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का जो बुक आया है उसका 20 सेट्स है, पूरा सेट्स का जीके जीएस 75 प्रश्न का अपलोड कर दिया हूँ। और उसी प्रकार इरिटेरिया का पहला बुक और वॉल्यूम 2 दोनों बुक में अपलोड कर दिया हूँ। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो जाकर देख लें दोस्तों, उसे भी मैं पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और उसी तरह मैं आपको और भी पब्लिकेशन का बुक अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों, जैसे कि क्रॉन पब्लिकेशन का और खान सर के बुक का अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर उपलब्ध है दोस्तों, और उसे देख ले दोस्तों। और देखिएगा तो जरूर आपको फायदा मिलेगा दोस्तों। आप जीके जीएस रिवाइज होगा और प्रैक्टिस सेट में आप अच्छा करेंगे। जाकर देखें, और आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न पे चलते हैं। 64 में बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। तो बादल के जो कण हैं आकाश से पृथ्वी तक धीरे धीरे आते हैं। किस प्रकार आते हैं आकाश से पृथ्वी तक धीरे धीरे? तो हवा में श्यानता के कारण, हवा में श्यानता के कारण बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। तो हवा में श्यानता के कारण, किसके कारण? श्यानता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 64 का ऑप्शन नंबर डी, हवा में श्यानता के कारण। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? समुद्र है जो किस कारण नीला दिखाई देता है? 66 का तो समुद्र है जो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 67 में देखिए दोस्तों, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर, सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में दिया गया है, इसमें क्या है? बेकिंग पाउडर के रूप में हो गया। और 71 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं आगे। 71 में दिया गया है पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? पेप्टिक अल्सर के रूप में कौन जिम्मेदार है? यह प्रश्न दिया गया है। तो पेप्टिक अल्सर के रूप में कौन जिम्मेदार है? तो ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक अल्सर के लिए जिम्मेदार है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें ढूंढ ढूंढ कर करना पड़ रहा है क्योंकि विज्ञान और मैथ दोनों मिक्स है। 74 में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? यदि ये देखें तो जल में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। जल में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है? तो यह है वोल्टाज सेल। वोल्टाइज सेल है विद्युत अलार्म में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर, वोल्टाइज है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, नेक्स्ट में प्लाज्मा का मुख्य तत्व है। प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है? तो प्लाज्मा का मुख्य तत्व जल है। ऑप्शन नंबर, मुख्य रूप से प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? जल 55%। तो क्या होगा? प्लाज्मा में 98% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, 98% पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न चलते हैं हम लोग। 80 में दिया कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है? तो 80 में कहा गया 80 नंबर प्रश्न में स्प्रिंग का विस्तार होना क्या है? भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आटे से ब्रेड का बनाना तो ये रासायनिक है, मोमबत्ती का भी, और लोहे में जंग लगना भी, लेकिन यह स्प्रिंग का विस्तार करना एक भौतिक परिवर्तन है। फिर वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें दिया गया है टार्पिन का तेल निकाला जाता है। 83 नंबर प्रश्न, टार्पिन का तेल कहाँ से निकाला जाता है? चीड़ के वृक्ष से टार्पिन का तेल निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर, चीड़ के वृक्ष से टार्पिन का तेल निकाला जाता है। 84 के बाद 86 नंबर प्रश्न देखिए, 87 में कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? तो प्रकंद का उदाहरण 87 नंबर प्रश्न में देखते हैं। तो प्रकंद का उदाहरण है टीन अदरक। अदरक क्या है? प्रकंद का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही आंसर है। सोल्डर, सोल्डर कहा गया क्या है? सोल्डर यानी कि जो हम लोग लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, सोल्डर, तांबा और जस्ता।
टकाटेन होता है। तांबा जैसा नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर 88 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है आपको चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया 91 में। तो जीवाणु का प्रयोग किया था चाय की पत्ती के उपचार के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, जीवाणु का प्रयोग किया था चाय की पत्ती के उपचार के लिए। नेक्स्ट योर 92 में संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। संपूर्ण मानव शरीर में देखें तो 206 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 94 में जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान किससे संबंधित है। तो उम्र के वृद्धि का अध्ययन को कहते हैं जरा विज्ञान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, उम्र के वृद्धि के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है। तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। 0.03% वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है 98 में। यदि 98 में विज्ञान है, ये मैथ है 98 में। चलिए 98 की जगह 99 में हम लोग देखते हैं। दूध एक उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, दूध एक पायस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। दूध जो है एक पायस का उदाहरण है। ठीक है, पायस का उदाहरण कौन है, दूध है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 100 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 100 नंबर प्रश्न में क्या है, 100 नंबर प्रश्न में दिया गया है एक मछली एक पतली सुई जल में तैर सकती है। क्यों तैरती है पतली सुई जल में, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, पतली सुई जल में तैर जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अवतल दर्पण का प्रयोग मोटर कार के रूप में किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है। तो वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, हाइड्रोजन का वनस्पति घी के उत्पादन होता है। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है, तो हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 105 नंबर में भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। भविष्य का ईंधन है जो किसे कहते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, हाइड्रोजन को कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में क्या है, मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर के में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों के 23 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 23 जोड़े मानव शरीर के गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, 23 जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, जितने भी ग्रुप आपके हैं, और खासकर एजुकेशनल ग्रुप है उसमें जरूर से जरूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बोलें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।